जब आप अपने बच्चे पर चिल्लाते हैं, उस पल आपको शायद लगता है कि अब वह आपकी बात सुन लेगा। लेकिन सच ये है कि उसी समय उसके छोटे से मस्तिष्क के अंदर लर्निंग बंद होकर सर्वाइवल शुरू हो सकता है। बाहर से आपको केवल एक बच्चा दिखाई देता है जो आपकी बात नहीं मान रहा, लेकिन अंदर उसका नर्वस सिस्टम यह तय कर रहा होता है कि यह पल सुरक्षित है या डरावना। यही वह बात है जो ज्यादातर माता पिता कभी समझ नहीं पाते। रात के 2 बजे हैं, बच्चा लगातार रो रहा है, आपका सिर दर्द कर रहा है, शरीर थका हुआ है और पूरे दिन की एग्जॉस्शन अब गुस्से में बदलने लगी है। आप धीरे से नहीं बल्कि तेज आवाज में कहते हैं, बस करो अब। कुछ सेकंड के लिए बच्चा चुप हो जाता है। आपको लगता है कि वह सुन गया, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि उस पल शायद वह समझ नहीं रहा था, वह केवल स्ट्रेस महसूस कर रहा था। डॉक्टर ब्रूस पेरी और डॉक्टर डैनियल साइगल बताते हैं कि जब बच्चा डर, तनाव या हार्श टोन महसूस करता है, तब उसका ब्रेन लर्निंग मोड से सर्वाइवल मोड में शिफ्ट हो जाता है। उसकी एमिगडाला एक्टिवेट होने लगती है, कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स समझने, लैंग्वेज प्रोसेस करने और कोऑपरेट करने में मदद करता है, धीमा पड़ जाता है। इसलिए एक डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम सही तरह से सुन ही नहीं सकता। यही कारण है कि कई बार बच्चे आपकी बात इग्नोर नहीं कर रहे होते, उनका ब्रेन अभी लिसनिंग मोड तक पहुंचा ही नहीं होता। और शायद सबसे शॉकिंग बात यह है कि जितना ज्यादा हम लाउड हो जाते हैं, उतना ही बच्चा इमोशनल सेफ्टी खोने लगता है, क्योंकि बच्चे पहले हमारे शब्द नहीं सुनते, वे हमारे नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं। आपके चेहरे का तनाव, आपकी आवाज की कठोरता, आपकी आंखों की बेचैनी, सब कुछ उनके डेवलपिंग ब्रेन के अंदर इमोशनल मेमोरी बन रहा होता है। अभी इसी समय आपका बच्चा यह सीख रहा है कि दुनिया सुरक्षित है या नहीं। अगली बात जो ज्यादातर पेरेंट्स को कोई नहीं बताता, कई बच्चे इसलिए नहीं सुनते क्योंकि उनका दिमाग अभी प्ले मोड से लिसनिंग मोड में स्विच ही नहीं कर पाया होता। सोचिए, आपका बच्चा फर्श पर बैठा ब्लॉक्स से एक छोटी सी दुनिया बना रहा है। उसकी आंखें पूरी तरह उसी टावर पर टिकी हैं। उसके लिए उस समय वही दुनिया सबसे रियल है। तभी आप दूर से कहते हैं, चलो खाना खाने आओ। कोई जवाब नहीं आता। आप दोबारा कहते हैं, फिर थोड़ा तेज बोलते हैं और कुछ ही सेकंड में फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि बच्चा जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, लेकिन सच यह है कि उसका मस्तिष्क अब भी आपकी दुनिया में आया ही नहीं है। डेवलपमेंटल न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एडल डायमंड बताती हैं कि छोटे बच्चों का एग्जीक्यूटिव अटेंशन सिस्टम अभी पूरी तरह विकसित नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उनका ब्रेन इंस्टेंटली अटेंशन स्विच नहीं कर सकता, जैसे एक एडल्ट ब्रेन कर लेता है। जब बच्चा डीप प्ले में होता है, तब उसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह उसी एक्टिविटी में अब्सॉर्ब हो जाता है। यही कारण है कि कई बार बच्चे खेलते समय आसपास की आवाजें तक नोटिस नहीं करते। माता पिता अक्सर इस बिहेवियर को डिसरिस्पेक्ट समझ लेते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस इसे अटेंशनल टनलिंग कहती है। यानी बच्चे का ब्रेन उस समय एक ही चीज पर इतना डीपली फोकस्ड होता है कि बाकी इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। इसलिए जब आप बार बार इंस्ट्रक्शन रिपीट करते हैं, तो कई बार बच्चा स्टबर्न नहीं हो रहा होता। उसका ब्रेन अभी ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रहा होता है, और यही वह जगह है जहां मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। पेरेंट सोचता है, ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, जबकि बच्चे का नर्वस सिस्टम अभी प्ले मोड से लिसनिंग मोड में शिफ्ट होने की प्रोसेस में होता है। छोटे बच्चों के लिए यह ट्रांजिशन आसान नहीं होता। उनके डेवलपिंग ब्रेन को समय चाहिए होता है। इसलिए कई बार जब हम जल्दी जल्दी बोलते हैं, लाउड हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, तब हम उनकी प्रोसेसिंग को और कठिन बना देते हैं। लेकिन सबसे गहरी बात यह है कि आपका बच्चा आपको टॉय से कम इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा। उसका ब्रेन बस अभी इंस्टेंटली स्विच करने के लिए मैच्योर नहीं हुआ है। और जब पेरेंट्स इस बायोलॉजिकल रियलिटी को समझ लेते हैं, तब डिसिप्लिन लड़ाई नहीं रह जाता, वह कनेक्शन में बदलने लगता है। और यहीं से पेरेंटिंग का सबसे पावरफुल हिस्सा शुरू होता है। बच्चे पहले हमारे शब्द नहीं समझते, वे हमारा नर्वस सिस्टम महसूस करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, उससे पहले वे ये महसूस करते हैं कि आप इमोशनली कैसे मौजूद हैं। आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपकी आवाज की सॉफ्टनेस या कठोरता, सब कुछ उनके डेवलपिंग ब्रेन के लिए सिग्नल बन जाता है। डॉक्टर एलन शोर के रिसर्च के अनुसार जीवन के शुरुआती वर्षों में बच्चे का राइट ब्रेन बहुत तेजी से विकसित होता है। यही हिस्सा इमोशंस, सेफ्टी और रिलेशनशिप्स को प्रोसेस करता है। इसलिए जब आपका बच्चा अपसेट होता है, वह केवल कंफर्ट नहीं ढूंढ रहा होता, वह अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए आपकी मदद खोज रहा होता है। क्योंकि सच ये है कि एक छोटा बच्चा अकेले सेल्फ रेगुलेट नहीं कर सकता। वह आपका काम नर्वस सिस्टम उधार लेकर खुद को शांत करना सीखता है। इसीलिए कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब आप खुद एंग्शियस होते हैं, बच्चा भी जल्दी इरिटेट होने लगता है। और जब आप धीरे बोलते हैं, गहरी सांस लेते हैं और काम रहते हैं, तो कुछ मिनट बाद बच्चा भी सॉफन होने लगता है। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह बायोलॉजिकल सिंक्रोनी है। बच्चे का नर्वस सिस्टम लगातार आपके सिग्नल्स मिरर कर रहा होता है। सोचिए, आपका बच्चा गिर गया और रोने लगा।
अगर आप पैनिक में तुरंत तेज आवाज में रिएक्ट करते रहते हैं तो उसका ब्रेन खतरा और बड़ा महसूस करता है। लेकिन अगर आप उसके पास जाकर शांत आवाज में कहते हैं मैं यहाँ हूँ, तो उसके शरीर के अंदर स्ट्रेस केमिस्ट्री बदलने लगती है। हार्ट रेट धीरे धीरे स्टेबलाइज होता है, कॉर्टिसोल कम होने लगता है और उसे सेफ्टी महसूस होने लगती है। यही को रेगुलेशन है। डॉक्टर स्टीवन पोर्जेस की पॉलीवेगल थ्योरी भी यही बताती है कि बच्चों का नर्वस सिस्टम सेफ्टी क्यूज लगातार स्कैन करता रहता है। आपकी आवाज का टोन, फेशियल एक्सप्रेशन और फिजिकल प्रेजेंस बच्चे के ब्रेन को यह सिखाते हैं कि यह पल सुरक्षित है या नहीं। इसलिए पेरेंटिंग केवल रूल्स देने का काम नहीं है, यह इमोशनल क्लाइमेट बनाने का काम है। और शायद सबसे गहरी बात यह है कि आपका बच्चा आपको केवल पेरेंट की तरह नहीं देखता, उसके लिए आपका चेहरा उसकी इमोशनल मैप बन जाता है। वह आपकी आंखों में देखकर यह सीखता है कि स्ट्रेस के समय क्या महसूस करना है। वह आपकी आवाज से यह सीखता है कि मिस्टेक्स के समय डरना है या सुरक्षित रहना है। बच्चे काम पैदा नहीं होते, वे काम बोरो करते हैं। लेकिन यहीं एक ऐसी गलती शुरू होती है जो लगभग हर एग्जॉस्टेड पेरेंट अनजाने में करता है, और वही गलती धीरे धीरे बच्चों को पहली बार में सुनना बंद करना सिखा देती है। कई माता पिता ये मानते हैं कि बच्चा पहली बार में इसलिए नहीं सुनता क्योंकि वह स्टबर्न है, लेकिन बहुत बार असली समस्या स्टबर्ननेस नहीं होती। समस्या ये होती है कि एडल्ट ब्रेन बच्चे के डेवलपिंग ब्रेन से कहीं ज्यादा तेज चलता है। हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और उम्मीद करते हैं कि तुरंत एक्शन शुरू हो जाए, लेकिन बच्चे का मस्तिष्क उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में समय लेता है। सोचिए, आपने कहा जूते पहन लो, 2 सेकंड बीते, बच्चा अभी भी वहीं खड़ा है। फिर आप कहते हैं मैंने अभी क्या कहा? फिर आवाज थोड़ी और कठोर हो जाती है। कितनी बार बोलना पड़ेगा? लेकिन उस समय बच्चे के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस चल रही होती है वह बहुत अलग होती है। पहले उसका ब्रेन आपके शब्दों को रिसीव करता है, फिर मीनिंग समझता है, फिर बॉडी को एक्शन के लिए सिग्नल भेजता है। यह पूरी प्रक्रिया कई छोटे बच्चों में 7 से 10 सेकंड तक ले सकती है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर पेरेंट्स उस प्रोसेसिंग को पूरा होने ही नहीं देते। जैसे ही साइलेंस आता है वे दोबारा बोलना शुरू कर देते हैं और यहीं से ओवरलोड पैदा होता है। बच्चा अब केवल इंस्ट्रक्शन प्रोसेस नहीं कर रहा होता, वह पेरेंट की फ्रस्ट्रेशन भी प्रोसेस कर रहा होता है। डॉक्टर रसल बार्कली, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग पर रिसर्च के लिए जाने जाते हैं, बताते हैं कि छोटे बच्चों का वर्किंग मेमोरी सिस्टम अभी लिमिटेड होता है, यानी उनका मेंटल व्हाइट बोर्ड छोटा होता है। अगर एक साथ बहुत सारी बातें या लगातार रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस आ जाएं, तो ब्रेन कंफ्यूज होने लगता है। यही वजह है कि कई बच्चे फ्रीज हो जाते हैं या कंप्लीटली डिसएंगेज करने लगते हैं। और सबसे आयरॉनिक बात यह है कि पेरेंट सोचता है कि वह मदद कर रहा है, जबकि कई बार वह चाइल्ड्स प्रोसेसिंग को इंटरप्ट कर रहा होता है। बच्चा स्लो नहीं है, उसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम अभी डेवलपिंग स्टेज में है। इसीलिए काम पॉज इतना पावरफुल होता है। जब आप इंस्ट्रक्शन देकर कुछ सेकंड शांत रहते हैं, तब बच्चे का ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर पाता है। यही वह मोमेंट है जहां लिसनिंग एक्शन में बदलती है। लेकिन अगर उसी बीच इरिटेशन, रेपिटेशन या लाउडनेस आ जाए, तो नर्वस सिस्टम सेफ्टी से हटकर स्ट्रेस में चला जाता है। कई बार बच्चे आपकी बात इसलिए नहीं टाल रहे होते क्योंकि वे कोऑपरेट नहीं करना चाहते। वे इसलिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं क्योंकि उनका ब्रेन अभी ओवरवेल्म और प्रोसेसिंग के बीच फंसा होता है। और जब पेरेंट्स ये समझ जाते हैं, तब डिसिप्लिन पनिशमेंट जैसा नहीं लगता, वह न्यूरोलॉजिकल सपोर्ट जैसा महसूस होने लगता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, केवल कम बोलना काफी नहीं होता। बच्चे का ब्रेन कोऑपरेशन के लिए सबसे ज्यादा तब खुलता है जब उसे इमोशनल कनेक्शन महसूस होता है। बहुत से माता पिता सोचते हैं कि कनेक्शन का मतलब सॉफ्टनेस है और सॉफ्टनेस का मतलब बच्चा सिर पर चढ़ जाएगा। लेकिन न्यूरोसाइंस बिल्कुल उल्टा कहती है। बच्चा सबसे ज्यादा कोऑपरेट तब करता है जब उसका नर्वस सिस्टम सेफ महसूस करता है, क्योंकि सेफ्टी के बिना ब्रेन लर्निंग और लिसनिंग दोनों में स्ट्रगल करता है। इसीलिए कनेक्ट बिफोर करेक्ट केवल पेरेंटिंग एडवाइस नहीं है, यह बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है। जब आप बच्चे के पास जाते हैं, उसके लेवल पे बैठते हैं, हल्के से उसका हाथ छूते हैं और उसकी आंखों में देखकर बात करते हैं, तब उसके मस्तिष्क के अंदर एक अलग रिएक्शन शुरू होती है। उसका बॉडी थ्रेट मोड से बाहर आने लगता है। उसे यह महसूस होने लगता है कि यह हमला नहीं है, यह कनेक्शन है। डॉक्टर जॉन बोल्बी की अटैचमेंट थ्योरी इसी प्रिंसिपल पर आधारित थी। बच्चा इमोशनली कनेक्टेड रिलेशनशिप के अंदर सबसे अच्छी तरह डेवलप करता है। उसे केवल खाना, कपड़े और प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, उसे इमोशनल अट्यूनमेंट चाहिए, यानी कोई ऐसा इंसान जो उसकी फीलिंग्स को नोटिस करे, उसकी सिग्नल्स को पढ़े और स्ट्रेस के समय उसके साथ मौजूद रहे। यही कारण है कि छोटे छोटे मोमेंट्स इतने पावरफुल होते हैं। बच्चा आपको कोई टॉय दिखाता है और आप सच में उसे देखकर मुस्कुराते हैं। बच्चा डरकर आपकी तरफ भागता है और आप उसे अपनी बाहों में लेकर काम आवाज में बात करते हैं। बच्चा रोते रोते आपकी आंखों में देखता है और उसे वहां इरिटेशन नहीं बल्कि प्रेजेंस मिलती है। यही मोमेंट्स उसके ब्रेन में सेफ्टी पाथवेज बनाते हैं।
रिसर्चर्स इसे सर्व एंड रिटर्न इंटरैक्शन कहते हैं। बच्चा सिग्नल भेजता है और पेरेंट इमोशनली जवाब देता है। यही बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन न्यूरल कनेक्शंस को मजबूत करती है। हर बार जब आप इमोशनली अवेलेबल रहते हैं, आपका बच्चा ये सीखता है कि उसकी इमोशंस डेंजरस नहीं है, उन्हें अकेले हैंडल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज की दुनिया में एक नई समस्या पैदा हो गई है। कई बार पेरेंट फिजिकली पास होता है लेकिन इमोशनली एब्सेंट होता है। बच्चा बात कर रहा होता है और पेरेंट की आंखें फोन स्क्रीन पर होती हैं। वह हम तो बोल देता है लेकिन उसका नर्वस सिस्टम बच्चे के साथ मौजूद नहीं होता और बच्चे यह डिफरेंस महसूस कर लेते हैं। डॉक्टर एडवर्ड ट्रॉनिक के फेमस स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट ने यही दिखाया था। जब माँ अचानक एक्सप्रेशनलेस और इमोशनली अनअवेलेबल हो गई, तब बच्चा तुरंत डिस्ट्रेस में चला गया। पहले उसने रिकनेक्ट करने की कोशिश की, फिर एंजाइटी बढ़ने लगी, फिर उसका नर्वस सिस्टम स्ट्रेस में चला गया। क्योंकि बच्चों के लिए इमोशनल डिस्कनेक्शन केवल अटेंशन नहीं मिला जैसा अनुभव नहीं होता, उनके ब्रेन के लिए वह सेफ्टी के टूटने जैसा महसूस हो सकता है। इसीलिए कनेक्शन वीकनेस नहीं है, यह कोऑपरेशन की न्यूरोलॉजिकल फाउंडेशन है। जब बच्चा इमोशनली सेफ महसूस करता है, तभी उसका ब्रेन इंस्ट्रक्शंस के लिए ओपन होता है, तभी लिसनिंग रेजिस्टेंस में नहीं बदलती। लेकिन कनेक्शन का मतलब यह नहीं कि बाउंड्रीज खत्म हो जाएं। असली चैलेंज तब शुरू होता है जब पेरेंट को काम रहते हुए लिमिट्स होल्ड करनी पड़ती हैं। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग कंट्रोल और रेगुलेशन के बीच का फर्क समझ नहीं पाते। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि काम पेरेंटिंग का मतलब है बच्चे को हर चीज की छूट देना, लेकिन सच ये है कि बच्चे बाउंड्रीज से सुरक्षित महसूस करते हैं। फर्क केवल इतना है कि बाउंड्री डर से दी जा रही है या इमोशनल स्टेडीनेस से। क्योंकि बच्चा केवल रूल नहीं सीख रहा होता, वह यह भी सीख रहा होता है कि स्ट्रेस के समय रिलेशनशिप्स कैसे बिहेव करते हैं। सोचिए, आपका बच्चा खिलौने फेंक रहा है। अगर आप तुरंत चिल्लाकर कहते हैं बस अभी बंद करो, तो कुछ पल के लिए वह रुक सकता है। लेकिन उसके नर्वस सिस्टम के अंदर क्या हुआ? उसका ब्रेन अब टॉय थ्रोइंग नहीं बल्कि आपकी इमोशनल इंटेंसिटी प्रोसेस कर रहा है। कई बार हार्श कंट्रोल बच्चे को बिहेवियर नहीं सिखाता, वह केवल थ्रेट अवॉइडेंस सिखाता है। लेकिन अगर आप उसके पास जाकर फर्मली और कामली उसका हाथ रोकते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें चीजें फेंकने नहीं दूंगा, तो मैसेज अलग बन जाता है। यहाँ भी बाउंड्री मौजूद है लेकिन नर्वस सिस्टम पर असर अलग है। बच्चा यह महसूस करता है कि लिमिट क्लियर है लेकिन रिलेशनशिप अनसेफ नहीं हुई। डॉक्टर ब्रूस पेरी बताते हैं कि बच्चों का स्ट्रेस रिएक्शन सिस्टम रिपीटेड एक्सपीरियंसेस से शेप होता है। अगर घर का इमोशनल एनवायरनमेंट अनप्रेडिक्टेबल हो, जहां कभी प्यार मिले और कभी अचानक विस्फोट, तो बच्चा लगातार अलर्ट रहना सीख सकता है। लेकिन जब पेरेंट काम कंसिस्टेंसी दिखाता है, तब बच्चे का ब्रेन प्रेडिक्टेबिलिटी महसूस करता है और प्रेडिक्टेबिलिटी नर्वस सिस्टम को सेफ्टी का सिग्नल देती है। यही कारण है कि फॉलो थ्रू इतना इंपॉर्टेंट है। अगर पेरेंट हर बार केवल वार्निंग देता रहे लेकिन एक्शन अलग अलग हो, तो बच्चा कंफ्यूज होने लगता है। लेकिन जब आपकी आवाज काम रहती है और एक्सपेक्टेशन क्लियर रहती है, तब बच्चा धीरे धीरे ये सीखता है कि बाउंड्रीज स्टेबल हैं। उसे हर मोमेंट में इमोशनल डेंजर स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और शायद यही सबसे पावरफुल बात है। बच्चे बाउंड्रीज से नहीं डरते, वे अनप्रेडिक्टेबिलिटी से डरते हैं। जब पेरेंट इमोशनली स्टडी रहता है, तब बच्चा मिस्टेक्स के दौरान भी रिलेशनशिप को सुरक्षित महसूस कर पाता है। यही इमोशनल सेफ्टी कोऑपरेशन को जन्म देती है, कंट्रोल नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल लगभग हर पेरेंट के अंदर आता है, अगर मैं कभी काम नहीं रह पाया तो? अगर मैं कभी टूट गया, चिल्ला दिया या गलत रिएक्ट कर दिया तो? और यही वह जगह है जहां पेरेंटिंग की सबसे कंफर्टिंग सच्चाई शुरू होती है। और यही पेरेंटिंग की सबसे राहत देने वाली सच्चाई छुपी है। आपके बच्चे को परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहिए, उसे ऐसा इंसान चाहिए जो टूटने के बाद वापस लौट आए। क्योंकि रिश्तों की असली ताकत कभी कॉन्फ्लिक्ट न होने में नहीं होती, असली ताकत रिपेयर में होती है। सच ये है कि आप कभी न कभी थकेंगे, कभी पेशेंस खत्म होगा, कभी आवाज ऊंची हो जाएगी, कभी आप इमोशनली अनअवेलेबल भी हो जाएंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि एक गलती आपके बच्चे को हमेशा के लिए इमोशनली डैमेज कर देगी, तो न्यूरोसाइंस ऐसा नहीं कहती। रिसर्च बार बार दिखाती है कि बच्चों के ब्रेन को परफेक्शन नहीं चाहिए, उन्हें रिपीटेड रिपेयर चाहिए। डॉक्टर डोनाल्ड विनिकॉट ने इसे गुड इनफ पेरेंट कहा था, यानी ऐसा पेरेंट जो हर पल फ्लॉलेस नहीं होता, लेकिन रिलेशनशिप टूटने के बाद रिकनेक्ट करना जानता है। यही रिकनेक्ट बच्चे के नर्वस सिस्टम को रेजिलियंस सिखाता है। सोचिए, आपने गुस्से में बच्चे पर तेज आवाज में बोल दिया, बच्चा चुप हो गया, कमरे में साइलेंस भर गया। बहुत से पेरेंट्स यहीं रुक जाते हैं, लेकिन रिपेयर वहीं से शुरू होती है जहां ईगो खत्म होती है। जब आप कुछ देर बाद बच्चे के पास जाकर कहते हैं मुझे अफसोस है, मैं बहुत तेज बोल गया, तब केवल अपॉलॉजी नहीं हो रही होती। बच्चे का ब्रेन एक गहरी इमोशनल लेसन सीख रहा होता है। वह सीख रहा होता है कि रिश्तों में रप्चर हो सका है, लेकिन कनेक्शन वापस भी आ सकता है। डॉक्टर एडवर्ड ट्रॉनिक के रिसर्च ने यही दिखाया था। बच्चे स्ट्रेस से पूरी तरह नहीं टूटते,
वे तब रिकवर करते हैं जब केयर गिवर वापस इमोशनली रिकनेक्ट करता है। यही रिटर्न नर्वस सिस्टम को स्टेबिलिटी देता है। यही इमोशनल रिकवरी फ्यूचर रिलेशनशिप्स की ब्लूप्रिंट बनती है। और शायद यही सबसे ब्यूटीफुल बात है, आपका बच्चा आपकी परफेक्शन याद नहीं रखेगा। वह यह याद रखेगा कि डर के बाद कौन वापस आया था, स्ट्रेस के बाद किसने उसे पकड़कर काम किया था, आंसुओं के बाद किसने उसकी तरफ देखा था। क्योंकि आखिर में बच्चे हमारे शब्दों से कम और हमारे इमोशनल प्रेजेंस से ज्यादा आभार बनते हैं। आज जब आपका बच्चा आपकी तरफ देखता है, वह केवल एक पेरेंट को नहीं देख रहा, वह अपने फ्यूचर इनर वॉइस को बनते हुए महसूस कर रहा है। जिस तरह आप उसकी मिस्टेक्स पर रिएक्ट करते हैं, वही धीरे धीरे उसकी सेल्फ वर्थ बन सकती है। जिस तरह आप उसके स्ट्रेस के समय काम रहते हैं, वही आगे चलकर उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी बन सकती है। अगली बार जब आपका बच्चा आपकी बात तुरंत न सुने, तो केवल बिहेवियर मत देखिए, उस डेवलपिंग ब्रेन को देखिए जो अब भी सेफ्टी, कनेक्शन और रेगुलेशन सीख रहा है। याद रखिए, बच्चे काम पैदा नहीं होते, वे काम बोरो करते हैं। और हर बार जब आप गुस्से की जगह कनेक्शन चुनते हैं, हर बार जब आप कंट्रोल की जगह को रेगुलेशन चुनते हैं, हर बार जब आप टूटने के बाद वापस लौटते हैं, तब आप केवल एक पल संभाल नहीं रहे होते, आप अपने बच्चे के इमोशनल ब्रेन की आर्किटेक्चर बना रहे होते हैं।